देखो, सॉइल कॉलॉइड्स की बात करते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन आप लोग समझते हैं, या देखो तीन तरह के सॉल्यूशंस या तीन चीज़ें। एक तो आपने सुना होगा कभी ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ठीक है। हालांकि ये अपने मतलब की चीज़ें नहीं है, केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अपन सॉइल कॉलॉइड को समझते हैं। तो सॉइल कॉलॉइड मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन आप समझ गए, तो सॉइल कॉलॉइड क्या होता है वो भी समझ जाओगे। ऐसे ही एक होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है आपका सस्पेंशन। ये सबका आंखों देखा है, प्रैक्टिकल है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये तीनों चीज़ें कभी ना कभी देखी होंगी, 101% कभी ना कभी देखी होंगी, पर आपको पता नहीं होगा कि सस्पेंशन क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा। बाकी का ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस कॉलॉइडल सॉल्यूशन समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, वही हमारा सॉइल कॉलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी ब्राइटनेस ठीक है, चलो। तो देखो भाई, पहले हम बात करें यहाँ पर, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं उसी के हिसाब से अपन लोग देख लेते हैं। पानी की बोतल देना जरा वहां से, हाँ ठीक है, ये देखो, हाँ ठीक है, और वो ग्लास भी दे दो, ठीक। चलो देखो, बड़ा सिंपल सा है। एक ग्लास हो गया हमारे पास, आप भी इसको बड़े घर पे अपने आसानी से देख सकते हो, कर सकते हो। एक ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। अब अपने पास तो अवेलेबल यही था, तो ये देख लो। इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, ये लो भाई, आ गया पानी। आपको ये पानी बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा, मतलब इस ग्लास के आप आर पार देख सकते हो। और एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, मोबाइल की आप टॉर्च चालू कर लीजिए, या आपके पास टॉर्च हो वो आप चालू कर लीजिए। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च देख लेता हूँ। तो ये मैंने टॉर्च भी स्टार्ट कर दिया। अब इस टॉर्च से जब आप देखेंगे ना, तो इससे जो लाइट है वो पास आउट हो जाएगी। जो भी लाइट होगी वो इससे पास आउट हो जाएगी, एज इट इज़। जैसे यहाँ लाइट डालेंगे हम, तो वो लाइट जो है वो उस तरफ निकल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इस पानी के अंदर मान लीजिए नमक मिला देता हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप घर पे करके देख लेना। आप इस पानी में नमक मिला दीजिए और नमक को घोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम टू सेम ऐसा ही नजर आएगा। दैट मीन्स दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है भाई? ट्रांसपेरेंट होता है। यहां पर जो पार्टिकल साइज होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज यहां पर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं उनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दिया। आप इसके अंदर थोड़ा डिटर्जेंट मिला दीजिए। अगर में शैम्पू हो तो शैम्पू मिला दीजिए, आप इसके अंदर घोल दीजिए। घोलने के बाद आप इसमें एक चीज़ नज़र आएगी कि फिर आपको ट्रांसपेरेंट चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, मतलब कुछ धुंधलापन नज़र आएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आएगा। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा था। ट्रू सॉल्यूशन में आप नमक डाल दीजिए और फिर लाइट पास आउट कीजिए, तो एग्जैक्ट जो आप लाइट यहाँ से पास आउट करेंगे वहाँ से निकल जाएगी। दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे? आप इसमें एक काम कीजिए, साबुन मिला दीजिए। आपके घर में डिटर्जेंट हो, डिटर्जेंट मिला दीजिए, शैम्पू मिला दीजिए। उसके बाद इसको घोल करके फिर आप लाइट को पास आउट करें, तो लाइट जो है वो इसमें पास आउट नहीं होगी, बाहर उस तरफ से निकलेगी नहीं। वो लाइट जो है वो इसी में बिखर के रह जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? स्कैटर्ड हो जाएगी। मतलब चीजें हमें, ऐसा नहीं है कि इसके आर पार हमें बिल्कुल नहीं नजर आएगा, आर पार हमें नजर आएगा लेकिन धुंधला नजर आएगा। हमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिखेगा कि हाँ उस तरफ कुछ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमें धुंधला नजर आएगा। मतलब ये कैसा होता है? ट्रांसकुलेंट होता है। कैसा होता है भाई? ट्रांसकुलेंट। ये ट्रांसकुलेंट का एक और अच्छा तरीका, जब मौसम बहुत अच्छा हो, आप लोग देखना कभी शाम के समय या सुबह के समय जब हल्के हल्के से बादल छाए हुए हों और उसके पीछे सूरज हो, तो हमको एग्जैक्टली सूरज नजर नहीं आता, सन हमें एग्जैक्ट नजर नहीं आएगा कि वो सन, मतलब हमें पता है कि वो सन है, लेकिन हमको जैसा सन बिल्कुल खुले बादलों में नजर आता है, वैसी बादलों से कवर्ड में हमको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके पीछे से रोशनी आ रही होगी जो कि बिखर के आ रही होगी, तो हमें पता चलता है उसके पीछे सन है।
पता चल रहा है उसके पीछे सन, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहा। वो भी क्या है, एक तरह का ट्रांसकुलेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है, ट्रांसकुलेंट मतलब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। लाइट जो है वो उसमें स्कैटर्ड होकर के जा रही है। और एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का सबसे अच्छा तरीका, ये आपका ग्लास हो गया, इसके अंदर आप मिट्टी मिला दीजिए, मिट्टी से इसको बिल्कुल घोल दीजिए, तो क्या होगा, बिल्कुल मतलब लाइट जो है वो ना तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेन फोकस है ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये तो आप समझ गए, एक प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं। यहां पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन, यहां पर पार्टिकल साइज की बात करूं ना तो सबसे छोटा पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का होता है, देन कॉलॉइडल सॉल्यूशन का होता है, और सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज जो है वो सस्पेंशन का होता है। इनके पार्टिकल साइज अपन खुली आंखों से देख सकते हैं, इनके पार्टिकल साइज को आप देख सकते हो, सीन विद नेकेड आई। हम खुली आंखों से इनके पार्टिकल को देख सकते हैं। जैसे ग्लास में मिट्टी मिला दी, आप देख सकते हो। आपने एक ग्लास में शैम्पू मिला रखा है तो आप शैम्पू के जो पार्टिकल्स हैं उनको नहीं देख पाएंगे। ये ट्रांसकुलेंट है, इसके जो पार्टिकल साइज हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही नजर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही नजर आएंगे, खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते। और ये तो पूरी तरह से कैसे रहते हैं, इनविजिबल, इनको देखा ही नहीं जा सकता। तो हमारा काम है साली ये है। ठीक है, पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटे पार्टिकल साइज इसके होते हैं, फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन के होते हैं, और सबसे बड़े पार्टिकल साइज आपके सस्पेंशन के होते हैं, देन कॉलॉइडल के होते हैं। तो कितने होते हैं, अब यहां पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन तो समझ गए आप। अब इसी चीज को आप सॉइल कॉलॉइड से रिलेट कर दो। भाई सॉइल के अंदर भी सॉल्यूशन बनता है, सॉइल कॉलॉइड्स कह सकते हैं अपन के। जो सबसे छोटे फ्रैक्शन होते हैं सॉइल के अंदर वो उसके कॉलॉइड हैं। द फाइनर फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल के जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं वही क्या है, उसके सॉइल कॉलॉइड। अच्छा, यहां पर कोई वैल्यू तो बताओ हमको, छोटे पार्टिकल मतलब कितने, फाइनर पार्टिकल मतलब कितने, और कौन से। फाइनर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है क्ले और दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर। एक है क्ले और ऑर्गेनिक मैटर। क्ले का साइज आपको पता है कितना होता है भाई, लेस देन 0.02 mm। इसका मतलब ये हो गया कि लेस, जिन पार्टिकल का साइज इतना है ये तो फिर भी ठीक है। अगर मैं यहां पर बताऊं कोई भी पार्टिकल हो, ध्यान रखना कोई भी पार्टिकल हो, उस पार्टिकल का साइज अगर 0.001 mm से भी कम है तो वो आपका कॉलॉइडल प्रॉपर्टी शो करेगा, वो कॉलॉइडल प्रॉपर्टी यहां पर शो करता है। जिस पार्टिकल का साइज 0.001 mm से कम है, या फिर आप सिंपल इसको 1 माइक्रोन भी लिख सकते हो, 1 माइक्रोन से कम है जिन पार्टिकल का साइज, वो आपकी कॉलॉइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्ले और ह्यूमस, जैसे कि मैंने क्ले हो गया, ऑर्गेनिक मैटर इनकी बात करें तो इनके पार्टिकल साइज जो होते हैं 0.002 mm से कम होते हैं डायमीटर में। तो ये क्या है, आपके कॉलॉइड शुरू करते हैं, मतलब ये कॉलॉइड बनाते हैं, क्योंकि ये छोटे फ्रैक्शन वाले हैं। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे सॉइल के अंदर वो सब आपके कॉलॉइड होंगे, और उनकी एक लिमिट क्या है, वो ये है 0.001 mm से कम वाले जितने भी होंगे वो सब क्या है, आपके सॉइल कॉलॉइडल प्रॉपर्टी शो करेंगे, कॉलॉइडल प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब आप कहोगे सर व्हाट इज कॉलॉइडल प्रॉपर्टी। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बस आप याद रखना। एक तो मैंने अभी आपको बताया था लाइट वाला, जिसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम कोई भी चीज लाइट पास आउट करें, जैसे ग्लास में से मैंने लाइट पास आउट किया, अगर वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ रही है दैट मीन्स कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं लाइट पास आउट कर रहा हूं और वो लाइट उसी के अंदर बिखर जा रही है, स्कैटरिंग उसकी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। और इस तरह का टिंडल इफेक्ट जहां कहीं पर भी लाइट पास आउट ना हो और स्कैटर्ड हो जाए, आप समझ जाना वो टिंडल इफेक्ट है, मतलब वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। यहां पर क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग होती है। इसका एक फोटो भी मैंने लिया था, कहाँ है, ये देखो कितना शानदार है। ये आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ से लाइट पास आउट करो तो वो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट बाहर जाती हुई दिखेगी, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, आपका कॉलॉइडल सॉल्यूशन है।
इसमें जब आप लाइट पास आउट करोगे तो वो लाइट जो है वो इसी में स्कैटर्ड होकर के रह जाएगी, इसी में स्कैटर्ड होकर के रह जाएगी। अगर इस तरह का फिनोमेना आपको कहीं नजर आ रहा हो तो आप कह देना कि वो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी ये होगी टिंडल इफेक्ट। एक प्रॉपर्टी होती है ब्राउनियन मूवमेंट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में रैंडम मूवमेंट होती है, जो भी कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडम मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। जो भी कॉलोइडल पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कोई भी कहीं पर भी मूव करेगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कैसे भी। मैं आपको उसमें दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर गूगल क्रोम पे आ जाए तो देखो ब्राउनियन मूवमेंट और GIF दिखाते हैं इसका। देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा, हाँ ये देखो कितने बेहतरीन आ गए। आप ये देख लो, ये वाला देखो, ये आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। और दिखाते हैं, जैसे ये देखो ब्राउनियन मूवमेंट, ये पीला वाला देखो आप, इसको ध्यान से देखो, ये कहीं पर भी मूव कर रहा है, कुछ नहीं पता कहाँ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन सब में ब्राउनियन मूवमेंट होती है। ये देखो आप यहाँ पर देखो, ये अपनी जगह पर ही हल्के हल्के से वाइब्रेट करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी ब्राउनियन मूवमेंट। जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इस तरह की मूवमेंट शो करते ही करते हैं, जैसे क्ले पार्टिकल हो गए, अपने ऑर्गेनिक मैटर्स में अपना ह्यूमस हो गया, ये सब आपके ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ये सब आपके टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये दो मेन प्रॉपर्टी है। अगर ये दो प्रॉपर्टी शो हो रही है दैट मीन्स वो कॉलोइडल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं। और ये किन पार्टिकल्स में शो होंगे? जिनका डायमीटर या जिनका साइज 0.001 mm से कम या 1 माइक्रोन से कम का हो, वो सभी कॉलोइडल पार्टिकल्स या कॉलोइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो सॉइल कॉलोइड्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं सॉइल के अंदर, मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन है ये, मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन इन दी सॉइल। क्यों माने जाते हैं सब सॉइल के अंदर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव? एक तो ये पार्टिकल साइज छोटा होता है, पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हाई सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पैरामीटर है वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ रिएक्टिव होगी। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं। और ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतने ही उसके सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं। एक और मैं आपको इसका अगर एग्जांपल दूं सरफेस एरिया की तुलना में, जैसे कि क्ले, और अगर मैं कहूं 1 ग्राम क्ले है और 1 ग्राम सैंड है, इनके सरफेस एरिया की अगर तुलना की जाए ना तो वो बहुत बहुत ज़्यादा है। 1 ग्राम क्ले का जो सरफेस एरिया है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया है, वो 1000 गुना से भी ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया 1000 टाइम्स ज़्यादा है सरफेस एरिया, यानी पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। 1 ग्राम क्ले का सरफेस एरिया 1 ग्राम सैंड की तुलना में 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसे अगर मैं चलो यहाँ पर क्ले सॉइल की बात करता हूँ, क्ले सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल है, मान लीजिए क्ले सॉइल वाला फील्ड है, 1 हेक्टेयर वाला एरिया है, और हमने उसमें अपर 15 सेंटीमीटर की क्ले सॉइल ले ली। 1 हेक्टेयर का एरिया है और अपर 15 सेंटीमीटर की क्ले सॉइल है। अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस एरिया आपको क्या लगता है कितना होगा? नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है भाई? 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यूजुअली आप मोटा मोटी कह दोगे सर 1 हेक्टेयर में 10,000, सरफेस एरिया तो इसी के आसपास ही कुछ होगा। जान करके हैरानी हो जाएगी कि भाई ये क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल में वैसे ही ये 10,000 गुना 1,000 गुना ज़्यादा होता है सैंड की तुलना में, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो सरफेस एरिया है क्ले सॉइल का, एक क्ले सॉइल वाला फील्ड है, उसके 1 हेक्टेयर में अगर ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी निकालें तो उसका सरफेस एरिया जो है वो लगभग आपको मिलेगा 75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितने के बराबर है? 75,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बराबर है इसका सरफेस एरिया। तो सोचो कितना ज़्यादा होता है।
तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ये वाला जरूर आप थोड़ा सा याद रखना है तो रख लीजिए। रखने को तो देखो वैसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, पूछने वाले की मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम बात करें सॉइल कॉलॉइड्स की, कि ये जो सॉइल कॉलॉइड्स होते हैं ये एक्चुअल में मतलब इनके ऊपर चार्ज कैसा रहता है और किस तरह के पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉइल कॉलॉइड्स ध्यान रखना ये हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। सॉइल कॉलॉइड्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सॉइल कॉलॉइड है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसमें हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा। हमेशा इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वालों को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी मिनरल्स एलिमेंट्स हैं उनको ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डबल आयोनिक लेयर। डबल आयोनिक लेयर, इस पॉइंट को भी याद रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेआरएफ का एक क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसको याद रखना। डबल आयोनिक लेयर ये किस में बनती है, आपकी सॉइल कॉलॉइड्स जो होते हैं वो बनाते हैं डबल आयोनिक लेयर। इनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 2 लेयर बन जाती है नेगेटिव पॉजिटिव की, इसको कहते हैं डबल आयोनिक लेयर। तो ये सॉइल कॉलॉइड्स बनाते हैं। ये सॉइल कॉलॉइड्स यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के, जिसमें से एक प्रकार तो हम पढ़ चुके हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक में यूजुअली आपका आता है सिलिकेट क्ले मिनरल्स। जो भी हमने सिलिकेट क्ले मिनरल्स पढ़े थे वो सब आपके क्या है, इनऑर्गेनिक वाले हैं। इलाइट, मोंटमोरिनोलाइट, बर्मीकुलाइट, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें एक शब्द और आता है, एक टर्म आता है मिसेल। ये क्या होता है भाई, मिसेल, MICELLES, मिसेल। ये मिसेल क्या होते हैं, सिलिकेट के लिए बहुत छोटे छोटे माइन्यूट सिलिकेट के लिए होते हैं। माइन्यूट सिलिकेट के लिए बहुत छोटे छोटे सिलिकेट के लिए कॉलॉइड होते हैं, कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, इनके पास भी नेगेटिव चार्ज ही होता है, कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। और ये छोटे होने की वजह से इनको हम लोग माइक्रो सेल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड माइक्रो सेल। माइक्रो सेल, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सॉइल कॉलॉइड्स हैं उनका छोटा रूप है मिसेल्स, लेकिन ये मिसेल्स जो होते हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर में भी अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमस। 70 से 80% आपका ये ह्यूमस ही रहता है ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं इसकी, ह्यूमस की, कि भाई ये ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस क्या है आपका भाई, एक ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड है। ह्यूमस क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड है। और ये जो सिलिकेट क्ले मिनरल है ये क्या आपके इनऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो बात करते हैं अपन यहां पर किसकी, ह्यूमस की। देखो ह्यूमस, या फिर आप इसी को लिख सकते हो क्या, ऑर्गेनिक, या फिर आप एक काम करो ऐसे ही लिखो, पहले लिखते हैं हम बात करें ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड की। ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड में क्या आता है भाई, ऑर्गेनिक मैटर आता है। ऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड में क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, टोटल जितना भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसका 70 से 80% आपका ह्यूमस ही होता है। अबाउट 70 to 80% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर आर ह्यूमस। वो क्या रहता है आपका, ह्यूमस ही रहता है। ये ह्यूमस आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। होता कुछ नहीं, एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। और ये बनता कैसे है वो भी देख लो, डार्क ब्राउन कलर का होता है। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है तो ब्राउन कलर का होना ही है, डार्क कलर का होना है। कोई भी चीज ऑर्गेनिक मैटर से बन रही है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है तो वो डार्क कलर का ही होगा। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस,
अच्छा, ये तो आप समझते ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन ना हो, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक्स हैं। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा प्लांट डेब्रिसिस हैं, प्लांट के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, क्रॉप के रेसिड्यूज हैं, ठीक है, लीव्स हैं, टूटी हुई सूखी हुई टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, ये सब फील्ड में पड़ी रहती हैं। जंगलों में आप जाकर के देखिए, पूरा जो लेयर रहती है, सरफेस लेयर जो रहती है, वो इन्हीं तरह के प्लांट रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, पत्तियों से, इन सब से बिखरी हुई पड़ी रहती है। ये क्या है भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है क्या, डिकम्पोजिशन। इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन। कौन करता है इनका डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई जितनी भी पेड़ पौधे, प्लांट, टहनियाँ, मरे हुए जानवर, इंसान, ये सब जितने भी मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं ज़मीन में, इनको कौन डिकम्पोज करता है। एक डेड बॉडी को जब हम ज़मीन में दफना देते हैं और एक आध साल बाद, एक आध साल तो दूर हो गया, आप 6-7 महीने बाद ही उसको जाकर के देखो तो वहाँ पर कोई डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। वो कहाँ गई, उस सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उनका खाना बन चुका है। सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारा कंज्यूम कर जाते हैं। तो जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने इन प्लांट डेब्रिसिस को, क्रॉप रेसिड्यू को, पत्तियों को, एनिमल्स की डेड बॉडीज को, उन सब का डिकम्पोजिशन कर दिया सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजुअली इसमें एक तो आपका बैक्टीरिया बड़ा एक्टिव रहता है, एक फंजाई बड़ा एक्टिव रहता है, एक्टिनोमाइसिटीज जो रहते हैं, ठीक है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन होकर के जो भी लास्ट में बचेगा, मतलब ये प्लांट डेब्रिस, क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स हैं, ये जो डिकम्पोज होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, ये इनका ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोजिशन का हो, या फिर आप इनको ब्रेक डाउन भी कह सकते हो। इनका ब्रेक डाउन हो गया, स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल गए, यही तो कहलाता है क्या, ह्यूमस। यही क्या कहलाता है, ह्यूमस। तो ये जो ह्यूमस फॉर्मेशन की ये जो प्रोसेस है ना, ये काफी लंबा समय लेती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ह्यूमस में और कंपोस्ट में, क्योंकि कंपोस्ट में भी हम वही कहते हैं भाई, कंपोस्ट में भी हमारा क्या है, प्लांट डेब्रिसिस, कूड़ा कचड़ा, पत्तियां, जो कुछ भी हैं, उनको सड़ा गला करके हम खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं। वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। बस फर्क इतना है कि कंपोस्ट जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, ये आर्टिफिशियली किया जाता है, कम समय में बन के तैयार हो जाता है। वही ह्यूमस जो होता है ये नेचुरल तरीके से बनता है, ये नेचुरली होता है, और इसमें बनने में लंबा समय लगता है, ये अंतर है। और जो ह्यूमस है, ये कंपोस्ट जो है, ये तो अपना नाइट्रोजन जो है, अपना नाइट्रोजन का जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सब रिलीज कर देते हैं तुरंत, जबकि ह्यूमस जो है ये स्लोली रिलीज करते हैं, धीरे धीरे अपने नाइट्रोजन को, मतलब अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज करते हैं। स्लोली रिलीज द न्यूट्रिएंट, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसलिए तो ह्यूमस को स्टोर हाउस भी कहा जाता है न्यूट्रिएंट का। क्या कहा जाता है इनको, स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट, स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट। भाई स्टोर हाउस किस काम में आते हैं कि कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे हम स्टोर हाउस में से निकालते रहते हैं। ऐसे ही है ह्यूमस, एक साथ पूरा न्यूट्रिएंट अपना रिलीज नहीं करते, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनका एक बार ये ह्यूमस बन जाए ना, तो फिर उन ह्यूमस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, वो फिर कैसे हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं ब्रेकडाउन के लिए, रेजिस्टेंट टू ब्रेकडाउन। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जो ह्यूमस बन गया फिर उस ह्यूमस का वापस से डिकम्पोजिशन नहीं होता। और ये जो ह्यूमस बनता है ना, ये पूरी तरह से डिकम्पोज भी नहीं होता, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड रहता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको ध्यान रखना। एक तो ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा, ह्यूमस जो होते हैं वो पार्शियली डिकम्पोज्ड रहते हैं, पूरी तरह से भी डिकम्पोज नहीं होते। कैसे होते हैं भाई, पार्शियली डिकम्पोज्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एमोर्फस सब्सटेंस होते हैं। और अगर हम बात करें तो मेन जो इसके अंदर सब्सटेंस रहता है वो, क्योंकि प्लांट डेब्रिसिस से ज्यादा बनता है, तो लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये एक तरह से। क्या है भाई, ये लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इस पर IMP लगा दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये है आपके लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ह्यूमस के अंदर लिग्निन और प्रोटीन ये दोनों मिलाकर के लगभग 70 से 80% तक पहुंच जाते हैं।
अगर कोई एक चुनना पड़े तो जो लिग्निन है ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, लिग्निन आपका लगभग 40 से 45% तक होता है। वहीं जो प्रोटीन है ये प्रोटीन लगभग 30 से लेकर के 33% तक होता है। लिग्निन 40 से 45 और प्रोटीन आपका 30 से 35% तक यहाँ पर रहता है। इसके अलावा ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पार्शियली एरोमेटिक भी होते हैं ये, मतलब इनमें से खुशबू भी आती है। पार्शियली एरोमेटिक, हल्की सी महक आती है, ठीक है। अभी चूंकि नेचुरल प्रोसेस है, काफ़ी लंबा समय लगता है, तो बहुत कम किसान है जो ह्यूमस बनाते हैं। यूजुअली ये मार्केट में रेडीमेड ही अवेलेबल हो जाता है। 3 क्लासेस होती है, मतलब इसके 3 टाइप होते हैं, हम ये कह सकते हैं 3 फॉर्म है। 3 तरह का ह्यूमस मिलता है मार्केट में। एक तो होता है भाई फल्विक एसिड, दूसरा होता है ह्यूमिक एसिड और तीसरा होता है ह्यूमिन। ये तीनों ही ह्यूमस है, बस तीनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सी अलग है। जैसे फल्विक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये मतलब एक तो किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब से। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सबसे कम होता है इन तीनों में, तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ये क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है फल्विक एसिड का। इसके अलावा जो फल्विक एसिड है वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हाईली ससेप्टेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। और वहीं अगर मैं इस ह्यूमिन की बात करूं तो ये होता है भाई हाईली, मतलब इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इन तीनों में, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है। बल्कि ये ह्यूमिक एसिड जो है इसका मीडियम मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब तीनों के दोनों के बीच का। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट फल्विक एसिड का, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ह्यूमिन का। और ह्यूमिक एसिड जो होता है उसका मीडियम मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक और चीज़ आती है कि भाई कौन किसके अंदर सॉल्युबल है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे फल्विक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एल्कली और एसिड दोनों में ही सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन बोथ एल्कली एंड एसिड। देखो ये दोनों में सॉल्युबल है। वहीं ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन कंडीशन में ही सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन ओनली एल्कली। और जो ह्यूमिन है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन बोथ, चाहे वो एसिड हो चाहे वो एल्कलाइन हो, दोनों के अंदर ही ये इनसॉल्युबल रहता है। बस ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये इस तरह के। देखो ये तो मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने रैंडमली उठा लिया था एक फ़ोटो आपको दिखाने के लिए। इस तरह के ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ह्यूमिन डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये और तो कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए सॉइल कॉलॉइड्स में, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक सॉइल कॉलॉइड का जिसमें ह्यूमस हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट है। थैंक यू।